यहाँ पर जो बौद्धिक प्रतियोगिता हो रही है उसके लिए मुझे मुख्य अतिथि के रूप में सम्मान के लायक समझा गया। मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ इस पूरी मैनेजमेंट कमेटी को, अपने मित्र सुनील पंगोड़िया साहब को कि मुझे यहाँ पर उद्बोधन करने का अवसर मिला। और मैं देखिए कोई लंबी भूमिका की बात नहीं है। मैं जब यहाँ विद्यालय में आया तो मैं बच्चों को जब देखा बैठे हुए सामने, पंगोड़िया साहब ने मेरी बात पढ़ी, सुनील जी ने, उन्होंने कहा क्या अतीत में लौट गए? मैंने कहा हाँ। तो जब भी विद्यालय में जाना होता है तो अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। देखिए ये विद्या का मंदिर है और मैं इस नौकरी में आने से पहले गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बाराबंकी में प्रवक्ता था। तो मैं अध्यापक हूँ, मेरे पिताजी अध्यापक थे, मेरे बाबा जी अध्यापक थे, मेरे चाचा अध्यापक थे, मेरे ताऊ जी अध्यापक थे। एक नाथ जो अध्यापन का कार्य करते थे। इसकी भी एक कहानी है। कहानी ये है कि जब मेरा सिलेक्शन नायब तहसीलदार पद पर हुआ तो मेरा सिलेक्शन डिग्री कॉलेज में भी हो गया। मैं जेआरएफ था, नेट जेआरएफ होने तो मैंने हायर एजुकेशन कमीशन का इंटरव्यू दिया, मेरा उसमें भी हो गया। तो हमारा अध्यापकों का परिवार था, लेकिन मूलतः हम लोग खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। मुरादाबाद में मेरा गाँव। तो हमने कहा पिताजी हम जो है से डिग्री कॉलेज में जाएंगे, वहीं पढ़ाएंगे। तो पिताजी ने कहा कि मैं तो अब तक तो मुझे शक था, लेकिन आज कंफर्म हो गया है कि तुम बेवकूफ हो। हमने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि ये हमको जो पटवारी है वो परेशान करता है और कहे कि नायब तहसीलदार जो है पटवारी का अधिकारी होता है, तो कम से कम ये परेशानी तो दूर हो जाएगी, तुम कुछ इसी नौकरी को ज्वाइन करो। और मैंने नायब तहसीलदारी ज्वाइन की। ये कहानी है, अपनी पर्सनल मैसेज बात है। खैर मुझे भी अच्छा लगा, ये नौकरी मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके बाद मेरा असिस्टेंट कमिश्नर सेल टैक्स में हुआ था अग्रवाल साहब। तब सेल्स टैक्स हुआ करता था 2000, कॉमर्शियल टैक्स 2002 में मेरा हुआ। मैं नहीं गया, हायर स्केल होते हुए मैं उसमें नहीं गया। मैं इसलिए नहीं गया कि उसमें तो कुछ अग्रवाल साहब जिंदल साहब मिलेंगे, उसमें मंगरू नाम से लेके अग्रवाल साहब जिंदल साहब मिलेंगे। लंबा कैनवास होगा, काम करने का स्कोप ज्यादा होगा, भले ही नौकरी स्केल में उससे छोटी है। मैंने नायब तहसीलदार बने रहना समझा, मैंने विचार भी नहीं किया। देखिए मैं आपसे हार जीत की बात कही, राम मोहन जी ने बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे। तो एक बिजनेसमैन बिरला जी के पास जाता है, छोटा बिजनेसमैन। उसने कहा बताइए बिरला जी आप इतने बड़े आदमी कैसे बन गए, आप मुझे बताइए। वो चुप हो गए। फिर कहा आप इतनी बड़ी कैसे बन गए, कोई फार्मूला बताइए, ट्रिक बताइए, आदमी जुगाड़ में रहता है जल्दी से ऊपर बढ़ने के लिए। राठौर साहब उन्होंने कहा कि देखिए ये मुझसे मत पूछिए, मैं सफल आदमी हूँ, मैंने तो जहां भी दांव डाला मेरा कामयाब हो गया। उससे पूछिए जो बर्बाद हो गया, उससे पूछिए जो बर्बाद हो गया, वो बताएगा कि क्या नहीं करना चाहिए। तो खैर मैं आपसे अब विषय पे आता हूँ। देखिए शिक्षा का बड़ा महत्व है और शिक्षा व्यक्तित्व को शेप देती है। इसका उल्टा भी सच है कि व्यक्तित्व भी शिक्षा का इस्तेमाल करना सिखाता है। अगर व्यक्तित्व ठीक है तो आदमी ट्यूबलाइट बनाता है, एरोप्लेन बनाता है, उसी शिक्षा
शिक्षा से। और अगर व्यक्तित्व खराब है, संस्कार खराब है, तो उसी शिक्षा से आदमी बम बनाता है। सवाल अप्रोच का है, सवाल संस्कार का है। और देखिए, ये शिक्षा मंदिर, शिशु मंदिर, ये संस्कार शालाएं हैं, ये मात्र कोई स्कूल वैसे नहीं है। इसमें और बाकी विद्यालयों में ये फर्क है। अंग्रेजी स्कूल, बहुत मॉडर्न स्कूल, सारी चीजें, उनके पास रीजन उतना नहीं है। वहां पर ईट ड्रिंक एंड बी मैरी वाली कल्चर है, वो शुरुआती दौर में बहुत तेज दौड़ते हुए दिख सकते हैं, लेकिन 80-90 साल तक जिंदगी को मिशन के साथ जीने वाला व्यक्ति, एक उद्देश्य के साथ जीने वाला व्यक्ति और राष्ट्र निर्माण के साथ जीने वाला व्यक्ति, उस विजन के साथ जीने वाला व्यक्ति, ये ऐसे लोग ज्यादा तो लोग वही होते हैं जो अपनी मूल संस्कृति से जुड़ते हुए, शिक्षा लेते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, तो लंबी सफल यात्रा तय करते हैं। इसलिए शिशु मंदिर के लिए जरा जोरदार ताली है। देखिए, एक होती है ग्रोथ और एक होती है सक्सेस। ग्रोथ तो उसको कहते हैं कि इस बार 50 लाख का टर्नओवर था, अगले साल 1 करोड़ का हो गया, ग्रोथ हो गई, इसको ग्रोथ कहते हैं। इसमें एथिक्स का कहीं लेना देना ज्यादा नहीं है, एथिक्स का कंसिडरेशन नहीं है, इसमें वैल्यू सिस्टम, इसमें जीवन के मूल्य, जीवन के संस्कार, गलत सही, उचित अनुचित की कोई डिबेट नहीं है, उसे तो ग्रोथ कहते हैं। ये मैकेनिकल चीज है। और सक्सेस उसको कहते हैं जो नियमों के साथ, ईमानदारी के साथ, जो ग्रोथ होती है उसे सक्सेस कहते हैं। व्यक्तित्व के निर्माण में जो सबसे बड़ी बात है, जो मुझे लगता है, मोटा मोटा मैं आपको एक एसओपी बता दूं। एसओपी आजकल होता है, एसओपी क्या कहते हैं? एसओपी का मतलब होता है भाई स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर। एसओपी आती है चीज की, आजकल कंप्यूटर का जमाना है, हमें बताया जाता है प्रोग्राम है, इसको लागू करने की एसओपी है, कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी कि कैसे करना है। बच्चों ध्यान से सुनना भाई, देखो 3 बातें हैं, उसको बहुत ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है, बहुत पुरानी सही है, इसमें कुछ नई बात तो क्या नहीं। तो स्वस्थ कैसे रहा जाए? स्वस्थ आप तभी रख सकते हैं जब व्यायाम करें। व्यायाम आप कब कर सकते हैं? जब आपका जिंदगी का, रोजाना का, डेली का टाइम मैनेजमेंट सही है, सटीक है, समय का प्रबंधन। क्योंकि हम लोग बिना मतलब में ही समय की बर्बादी करते हैं। तो जिन लोगों का टाइम मैनेजमेंट से 1-1 मिनट का यदि हिसाब नहीं रखोगे तो स्वस्थ भी नहीं रह पाओगे, सफल भी नहीं हो पाओगे और जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे। तो मेरा जो सूत्र है वो टाइम मैनेजमेंट का सूत्र है, आप जान लीजिए और उसको ऐसे अपने व्यक्तित्व में आप ढाल लीजिए कि आपको जोर न लगाना पड़े दिमाग का। अगर हमको 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठना है, कोई दिक्कत है 4 बजे उठने में? कितने लोग 4 बजे उठते हैं? हाथ उठा दीजिए, ईमानदारी से उठाइएगा। कितने लोग 5 बजे तक उठ जाते हैं? कितने लोग 6 बजे तक उठ जाते हैं? आप नीचे करें। अब आप पूछोगे कि अमिताभ बच्चन किस समय उठते हैं, जिनकी उम्र 80 साल है तकरीबन। अमिताभ बच्चन का नाम, उनका परिचय देने की जरूरत तो नहीं है, सब जानते हैं। अमिताभ बच्चन 3 बजे उठते, माने मुख्यमंत्री जी उठते हैं। और वो 3 बजे जब उठते हैं, कंगोडिया साहब, अग्रवाल साहब, इंद्र साहब, समझिए 3 बजे उठते हैं और 3 बजे से 6 बजे तक वो योगा, व्यायाम, प्राणायाम करते हैं। 3 से 6 बजे वो चाय नहीं पीते, उनका बहुत संतुलित आहार है। भले टाइगर है, अंदर से पूरे हिंदुस्तानी है वो, आप समझिए। वो तो उनका प्रोफेशन है, वो तो उनका काम है, वो एक्टर है, वो उनका काम है।
शायद नहीं पता होगी, पूरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी 1984 में और उनको चोट लग गई थी बहुत ज्यादा और जिंदगी मौत से जूझ रहे थे। उनको ब्लड चढ़ाया गया था और ब्लड दुर्भाग्य से ऐसा ब्लड चढ़ गया जो इन्फेक्टेड था और इन्फेक्शन उनके ब्लड में हो गया और उनको बहुत गंभीर बीमारी है हेपेटाइटिस, वो जो इलाज वाली हेपेटाइटिस, उसमें लोग ज्यादा नहीं जीते। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर देते। सन 1984 से और 2022 हो गए, कितने साल हो गए? लगभग 38 साल हो गए। मतलब 4 दशक स्वस्थ और सक्रिय जीवन उस व्यक्ति ने इसलिए बिताया और जितना अपनी जवानी में कारगर थे वो उससे ज्यादा एक्टिव, दादा साहब फाल के अवार्ड मिला है उनको सीएम। कहने का मतलब ये है कि ये मैंने मिसाल इसलिए दिया कि यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, यदि आप अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते हैं, तो आपको सुबह 3-4 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए। एक सूत्र है, मैं आपको दे रहा हूं। और ये तभी उठ सकते हैं जो रात को खाना खाने के बाद डबल बेड पर लेटकर टीवी का रिमोट हाथ से अलग रख देंगे, तभी सो सकते हैं, वरना नहीं सो सकते। तभी उठ सकते हैं, क्यों? गलत काम है। दूसरी बात, एक तो हो गई स्वास्थ्य हेल्थ की, दूसरी बात है लर्निंग की। जिसने पढ़ना छोड़ दिया, जिसने सीखना छोड़ दिया, वो खत्म हो गए। ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए जिस दिन हम कोई नई बात ना सीखें। यानी कि हमें पढ़ने की आदत डालनी ही पड़ेगी, भले ही हमारी नौकरी लग गई हो उसके बाद, अगर हमको सफल होना है, अगर हमको आगे बढ़ना है। दूसरी बात ये, और तीसरी बात एक और मैं बता रहा हूं, ये तो हो गया एक तरह का फैक्ट कार्यक्रम। अब तीसरी आनंद की बात बता रहा हूं, ये दूसरे की भी एग्जाम्पल दे दूं। डॉक्टर नरेश त्रेहन है, मैदान अस्पताल गुड़गांव में उनका चलता है, आप सब लोग नाम सुने होंगे। वो हिंदुस्तान के मेरे ख्याल से कहा जाए सबसे बड़े डॉक्टर हैं तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। डॉक्टर अशोक त्रेहन ने कहा अपने किसी उसमें उद्बोधन में कि मैं तब तक नहीं सोता हूँ चाहे कितना भी बिजी हो जाऊं, जब तक मेडिकल साइंस की कोई किताब 2 घंटे पढ़ करके कोई नई 2 बातें ना सीख लूं, कम से कम 2 बातें नई जो मैं नहीं जानता। ये डॉक्टर त्रेहन का मानना है, और ना भी पढ़े तो भी उसका इतना नाम है कि नाम से ही काम चल जाएगा। चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? उन्होंने बात कही। तो जिंदगी में आखिरी दिन तक दूसरा एग्जाम्पल मैं बता दूं, शहीद आजम भगत सिंह का, आप जानते हैं उनको फांसी की सजा हुई थी, अंग्रेजों ने फांसी की सजा बोल दी थी। तो जेलर उनको उसमें आता है जो होता है जल्लाद लेने के लिए कि चलो टाइम हो गया, फांसी का फंदे तो चलना है। उन्होंने कहा कि मैं जीवनी पढ़ रहा हूँ, एक बहुत महान व्यक्ति की मैं जीवनी पढ़ रहा हूँ, इसको खत्म होने के बाद ही उठूंगा, इंतजार करिए। आप समझ गए? जिंदगी में एक पॉजिटिविटी, एक उम्मीद, एक आस कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आदमी को इतना पॉजिटिव होना चाहिए जितना शहीद आजम भगत सिंह, और तब तक सीखना चाहिए, भले ही मालूम पड़ जाए कि हमारा अंत आने वाला है, लेकिन हमको तब तक लर्निंग, सीखना, पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। हम चाहे डॉक्टर त्रेहन हो, चाहे शहीद आजम भगत सिंह। एक बात ये, तीसरी बात मैं और कहना चाहूंगा, तो जिंदगी बोझिल हो जाएगी जब 4 बजे उठेंगे। 4 बजे उठने के बाद एक्सरसाइज, व्यायाम करेंगे, उसके बाद पढ़ाई लिखाई करेंगे, अपना काम भी करेंगे, नौकरी बिजनेस जो करना है। आप कह रहे हो ये तो बहुत बड़ा बेकार आदमी हमें क्या बता रहा है, तो बिल्कुल जिंदगी नरक कर देगा। तीसरी बात है हॉबी की। मैं बच्चों तुम्हें बता रहा हूँ, ये सब लोग जानते हैं। तीसरी हॉबी, जिंदगी में हॉबी जरूर रखना चाहिए। कोई तो शौक पाल लो, खेलने का पाल लो, गाना सुनने का पाल लो, सामाजिकता का पाल लो, समाज सेवा का पाल लो। उनको एक शौक जरूर होना चाहिए जिंदगी में, जो खाने
कमाने से अलग हो, जिसका प्रॉफिट से कोई लेना देना ना हो, ऐसा काम जरूर करो। जैसे मान लीजिए अग्रवाल साहब हैं, जिंदल साहब हैं, विद्यालय में आते हैं, लेते थोड़ी ना से, इनका एक हॉबी है, समाज सेवा कह लो, छात्र सेवा कह लो, पुराना कोई ऋण कह लो, जिसको उतार रहे हैं, जो भी कह लो नाम उसको, यानी कि अंग्रेजी में उसको हॉबी कह लो। आप बैडमिंटन खेल सकते हो, आप इस तरह का कोई काम कर सकते हो, कोई और समाज सेवा कर सकते हो, वृक्षारोपण के आंदोलन से जुड़ सकते हो, और कोई काम कर सकते हो। यानी निरुद्देश्य मतलब जिसमें पैसा ना लगता, पैसा न मिलता हो आपको, शौक उसी को तो कहते हैं जिसका पेमेंट नहीं होता है। तो अगर ये 3 काम आप जिंदगी में करेंगे, आप सफल हो जाएंगे। शिक्षा का महत्व बहुत है, लेकिन एक बात मैं आज आपको बता दूं, एक मैं ऐसे आदमी का नाम ले रहा हूं जो अशिक्षित था और जिस पर सबसे ज्यादा पीएचडी हुई है, उसका नाम कबीर। मैं इस बहस को आगे छोड़ करके जाना चाहता हूं कि कबीर अनपढ़ व्यक्ति था। कबीर अनपढ़ व्यक्ति था, इसमें तो कोई बहस नहीं है, लेकिन हजारों लोगों ने उस अनपढ़ व्यक्ति पर आज तक पीएचडी किया। उसका नाम कबीर है राठौर साहब, कबीर उसी का नाम है। तो फिर महान कैसे होगी जब शिक्षा महान बनाती है? वो शिक्षित नहीं था। शिक्षा महान भी बनाती है, शिक्षा कभी कभी गड़बड़ाती भी है अगर संस्कार न। शिक्षा का उद्देश्य है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व से गवर्न होता है। शिक्षा मोटर है, व्यक्तित्व ड्राइवर है। अगर ड्राइवर ठीक नहीं है, संस्कार ठीक नहीं है, एक्सीडेंट कर देगी, चाहे कितनी भी बड़ी मोटर लगी। तो जो निर्माण होता है यहाँ पर, शिशु मंदिर जो निर्माण करते हैं वो शिक्षा का कम करते हैं, व्यक्तित्व का अधिक निर्माण करते हैं। इस बात देता नहीं है। उनके वो उद्देश्य है, उनके वो वृत्तर उद्देश्य है, वो विजन है जो किताबों में नहीं लिखा है। उसके इतर, उसके बाहर ये निर्माण करते हैं व्यक्तित्व का, ये कहीं और कहीं नहीं मिल सकता है। मैं इसलिए नमन करता हूँ, नमन करता हूँ, नमन।